हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 9 अगस्त। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 9 अगस्त 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट करंट अफेयर का आपको मिलता रहे। इस वीडियो की डिटेल्स के साथ पीडीएफ फाइल दोस्तों आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर से आप एमजेटी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहीं पर इस वीडियो की आप क्विज भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन था, वर्ष 2004 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसने की थी? तो एथेंस ग्रीस में हुआ था 2004 का ओलंपिक खेल। वर्तमान में किस दर पर बैंकें आरबीआई से धन अल्पकालिक समय के लिए उधार लेती हैं? तो इसे दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कह सकते हैं रेपो रेट। और वर्तमान में रेपो रेट कितना है? 4.0% है रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। बैंक रेट है दोस्तों 4.25%। याद रखिएगा, पिछले 7 बार से आरबीआई ने इसको चेंज ना करने का फैसला लिया है लगातार, तो यही बना हुआ है, इसको आपको याद होना चाहिए। लियोनेल मेसी किस देश के खिलाड़ी हैं? अर्जेंटीना के। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना दोस्तों 1916 को हुई थी। इन सभी क्वेश्चंस के बारे में कई स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया था। आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल्स के साथ आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया जाता है? 8 अगस्त को प्रत्येक वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है। कारण यह है कि 8 अगस्त 1942 को 1942 को दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसको शुरू करने का सबसे बेसिक कारण क्या था? क्रिप्स मिशन का फेल होना। क्रिप्स मिशन फेल होने की वजह से ही दोस्तों ये शुरू किया गया। देश भर में एक क्रांति फैल गई। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी एक साथ एकजुट हुए और 8 अगस्त 1942 को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ छेड़ दिया भारत छोड़ो आंदोलन। और ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो था दोस्तों बहुत बड़ा रूप ले लिया था और इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी पड़ा आगे चल करके। इस बार दोस्तों 19वीं वर्षगांठ मनाई गई भारत छोड़ो आंदोलन की। 8 अगस्त को ही प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, 1942 से आप जोड़ेंगे तो 19वीं वर्षगांठ इस बार होती है। अच्छा, ये तो थी दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता आज़ादी की एक महत्वपूर्ण घटना। ऐसे ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दोस्तों बहुत सारी घटनाएं हुई। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं रिवाइज कर लेते हैं। जैसे 13 अप्रैल 1919 से आपको याद रखना है। 13 अप्रैल 1919 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। इसके बाद दोस्तों इसी हत्याकांड की वजह से ही और रॉलेट एक्ट पारित होने की वजह से ही असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन दोस्तों 1920 में शुरू किया था महात्मा गांधी जी ने, जो कि 2 सालों तक चला। कब तक चला? ये 1922 में आकर के समाप्त किया गया। 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन चला। ठीक है, इसके बाद देखिए इसके पीछे का कारण क्या था 1922 में से खत्म करने का? चौरी चौरा कांड। 5 फरवरी 1922 को दोस्तों चौरी चौरा कांड हुआ। चौरी चौरा कांड दोस्तों गोरखपुर में एक चौरी चौरा नामक स्थान है, वहां पर पुलिस स्टेशन था। उस पर कुछ स्वतंत्रता सेनानियों ने आग लगा दी थी उसमें और कुछ पुलिसकर्मी मारे गए थे। इससे रुष्ट होकर के महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अपना वापस ले लिया था। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है 1925 में काकोरी कांड हुआ था। काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन लूट ली गई थी। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं आपको याद रखनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, ये पूछी भी जाती हैं और बिल्कुल ऐसे सीरियल वाइज कभी कभी पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी घटना पहले हुई थी, कौन सी घटना बाद में हुई थी। ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? तो नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है कर्नाटक। न्यू एजुकेशन पॉलिसी दोस्तों 2020 में लॉन्च हुई थी भारत सरकार के द्वारा, ये तो आपको याद ही होगा। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में आपको बताया गया था। 34 वर्षों के बाद 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी। 1986 का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था, जो पॉलिसी चला करती थी, उसमें बहुत ही बड़े रूप में एक बदलाव किया गया था। तो ये नई शिक्षा नीति जो आई थी, इसको लागू करने में पहला राज्य बन गया है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक अपने राज्य में नई शिक्षा नीति लागू करने की घोषणा कर दिया है।
न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत दोस्तों प्राइमरी शिक्षा से लेकर के, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक को एक प्रैक्टिकल एजुकेशन की तरह से डिजाइन किया गया है, जैसा विदेशों में होता है। यानी थ्योरी को कम महत्व दिया जाए, प्रैक्टिकली ज्यादा पढ़ाया जाए बच्चों को। क्लियर? तो नई शिक्षा नीति ये हो गया। शिक्षा मंत्री में दोस्तों नए आए हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान अब शिक्षा मंत्री हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि नई शिक्षा नीति जब लागू हुई थी तब भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे, तब थे रमेश पोखरियाल निशंक जी। अच्छा दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय का नाम इससे पहले क्या था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। उसका भी नाम उसी टाइम पर चेंज किया गया था और शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था। क्लियर? अब आया है कर्नाटक, तो हम लोग कर्नाटक से रिवीजन करेंगे। कर्नाटक से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं पिछले दिनों में। तो एक तो सबसे बड़ा दोस्तों अभी कर्नाटक में होने वाला है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का। ठीक है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि इस समय तो खेलों को ज़्यादा महत्व दिया ही जा रहा है। कर्नाटक दोस्तों ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। 1% सीटें रिजर्व होंगी जॉब्स में ट्रांसजेंडर के लिए। कर्नाटक में नए चीफ मिनिस्टर आए हैं, अभी इनकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। बसवराज एस बोम्मई। बीएस येदियुरप्पा जी इस्तीफा दिए, उनकी जगह पर आए बसवराज एस बोम्मई। कर्नाटक के सीएम ने दोस्तों कर्नाटक इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना भी शुरू की हुई है। चलिए अब कर्नाटक देखते हैं मैप में है कहां पर। यहां पर है दोस्तों कर्नाटक। थोड़ा सा जूम इन करते हैं। ये रहा कर्नाटक इंडिया के मैप में। ये अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है? ये केरला से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गोवा से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, जिसे कहते हैं दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिटी। अच्छा, इसके संस्थापक दोस्तों केम्पेगौड़ा जी हैं और केम्पेगौड़ा जी के ही सम्मान में यहाँ पर 46 स्मारक बनाए जाने की भी घोषणा की है कर्नाटक के सीएम ने। हालांकि तब बीएस येदियुरप्पा जी थे, उन्होंने घोषणा की थी। अब बसवराज एस बोम्मई हो गए हैं, ये भी बीजेपी पार्टी के ही हैं। थावर चंद्र गहलोत जी दोस्तों ये पहले हुआ करते थे कैबिनेट मंत्री, इनको अब यहाँ का गवर्नर बना दिया गया है, राज्यपाल बनाया गया है। नए राज्यपाल ये बने हैं, इनको भी याद रखिएगा। 8 राज्यों के अभी नए राज्यपाल बने हैं, जिनके बारे में डिटेल जानकारी दोस्तों वीडियो बना करके मैंने दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको जरूर देखिए। कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अभय श्रीनिवास ओका। कर्नाटक में जिलों की संख्या है 31, विधानसभा की सीटें हैं 224, लोकसभा में 28 और राज्यसभा में यहां से जाती हैं 12 सीटें। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता कब तक 22,480 मेगावाट तक पहुंच जाएगी? तो दोस्तों अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें ये बताया गया है कि इंडिया की न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी जो है दोस्तों ये अब 2031 तक बढ़कर के 22,480 मेगावाट तक पहुंचने वाली है। ये रिपोर्ट अभी हाल ही में भारत सरकार की तरफ से जारी की गई है। इसमें न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी के बारे में बताया गया है पूरा डिटेल में। कुछ पॉइंट है, इनको आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर पूछा जाए आपसे कि वर्तमान में इंडिया की परमाणु ऊर्जा क्षमता कितनी है, न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी कितनी है, तो वो है 6,780 मेगावाट। इसमें दोस्तों वर्तमान में 22 रिएक्टर प्रचालन में है, ऑपरेशन में है। परमाणु रिएक्टर जो हैं अभी जिन पर काम चल रहा है, 8,000 मेगावाट क्षमता वाले 10 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर जो हैं ये भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, जिसे कहते हैं भाविनी, इसके द्वारा निर्माण किया जा रहा है। और भी कई जो है परमाणु रिएक्टर अभी निर्माणाधीन है। कुल मिलाजुला करके एक एस्टिमेट लगाया गया है कि 2031 तक भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता जो है ये बढ़कर के 22,480 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीसीसीआई ने ओलंपिक में स्वर्ण विजेता नीरज चोपड़ा को कितने नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो बीसीसीआई ने दोस्तों ओलंपिक मेडल विनर्स को पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है। इसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज सभी के लिए है। इसमें यहाँ पर देखिए गोल्ड क्योंकि एक ही आया है, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है भारत के लिए। 1 करोड़ की राशि नीरज चोपड़ा को दी जाएगी बीसीसीआई के थ्रू। इसके अलावा दोस्तों बीसीसीआई ने यह भी घोषणा की है कि जो सिल्वर मेडल विनर्स हैं जो कि हैं मीराबाई चानू और रवि दहिया, इन दोनों को 50-50 लाख रुपए मिलेंगे। देखिए नीरज चोपड़ा जो है ये जेवलिंग थ्रो से संबंधित हैं, मीराबाई चानू जो है दोस्तों ये वेट लिफ्टर हैं और रवि दहिया ये रेसलर हैं। ठीक है, सभी का खेल भी आपको पता होना चाहिए। ब्रॉन्ज मेडल विनर्स को बीसीसीआई कितना देगा? 25-25 लाख रुपए। पीवी सिंधु ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इनको मिलेगा। लवलीना ये विमेन बॉक्सर हैं, इनको मिलेगा 25 लाख रुपए। बजरंग पूनिया ये रेसलर हैं, इनको मिलेगा 25 लाख रुपए। इसके अलावा दोस्तों बीसीसीआई ने घोषणा की है कि पुरुष हॉकी टीम को 1.25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
तो 1.25 करोड़ रुपए पुरुष हॉकी टीम को दिए जाएंगे। ये एक्सेप्शनल है क्योंकि देखिए ब्रॉन्ज मेडल इसने भी जीता है पुरुष हॉकी टीम ने, लेकिन इसको 25 लाख रुपए ना मिल करके 1.25 करोड़ रुपए मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये टीम इवेंट है। अब देखिए अभी जो राज्यों के द्वारा दिया जा रहा है उसका मैं यहाँ नहीं काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जैसे कि हरियाणा सरकार जो है हरियाणा के अपने खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल विनर्स को 6 करोड़ देगी, उसके बाद 4 करोड़ देगी सिल्वर को, 2 करोड़ देगी ब्रॉन्ज मेडल विनर्स को, ठीक है। ऐसे ही अपने अपने राज्य वाले सब करेंगे। फिलहाल यहाँ नीरज चोपड़ा की बात करें तो इन्होंने क्योंकि भारत के लिए पहला गोल्ड जीता है, इस ओलंपिक में इकलौता गोल्ड जीता है, तो इन पर दोस्तों पुरस्कारों की बारिश तो हो ही रही है। अभी अगर बात किया जाए तो अभी तक टोटल अनाउंसमेंट 15 करोड़ रुपए तक पहुंच चुके हैं। अलग अलग संस्थाओं के द्वारा, अलग अलग राज्यों के द्वारा अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सब लोग दे रहे हैं इनको। नीरज चोपड़ा को 15 करोड़ अभी पहुंचा है, हो सकता है इन फ्यूचर ये 20 से 25 करोड़ भी पहुंच जाए। नीरज चोपड़ा इकलौते गोल्ड विनर टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए। बीसीसीआई आया है, बीसीसीआई के बारे में जानते हैं। बीसीसीआई का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना 1928 को, हेडक्वार्टर है मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम। सौरभ गांगुली जी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, सचिव हैं जय शाह, और उपाध्यक्ष कौन है? राजीव शुक्ला। कौन है? राजीव शुक्ला जी हैं उपाध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता माननीय चमन लाल पर डाक टिकट जारी किया? तो अभी हाल ही में हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने दोस्तों माननीय चमन लाल पर डाक टिकट जारी किया है। माननीय चमन लाल जी दोस्तों ये एक बहुत ही फेमस सामाजिक कार्यकर्ता थे और संघ प्रचारक थे, तो इन पर एक इनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया है एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा। ये डाक टिकट जो है दोस्तों ये फिलाटेलिक ब्यूरो पर बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगा, साथ ही साथ ई पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी इसे मंगाया जा सकता है। जब भी कोई महापुरुष होता है दोस्तों उसकी याद में, उसके सम्मान में डाक टिकट जारी किया जाता है। ये भारत की प्रथा रही है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किसने द बायोग्राफी ऑफ ए फेल्ड वेंचर नामक पुस्तक लिखी? तो अभी हाल ही में दोस्तों प्रशांत देसाई जी ने लिखी एक पुस्तक द बायोग्राफी ऑफ ए फेल्ड वेंचर। प्रशांत देसाई ये कौन है? प्रशांत देसाई दोस्तों DFY के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं। DFY दोस्तों एक कंपनी है, एक स्पोर्ट ब्रांड थी जो कि भारत की पहली स्पोर्ट ब्रांड थी, तो इसके ये फाउंडर थे। ये ब्रांड पूरी तरीके से फेल हो चुका है और इस पुस्तक में उन्होंने यही बताया है कि क्या क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए किसी एक स्टार्टअप को, जिससे उसका जो बिजनेस है, जो स्टार्टअप है, वो आगे तक जा सके, फेल ना होने पाए। यानी कि एक प्रकार से कहीं उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। ठीक है, द बायोग्राफी ऑफ ए फेल्ड वेंचर नाम की पुस्तक में इस बुक को पब्लिश किया है हार्पर कॉलिंस इंडिया ने। अब देखिए कई दिनों से बुक एंड ऑथर पर मैंने रिवीजन नहीं कराया आपका, आज करते हैं पुस्तकों और लेखकों का रिवीजन। चलिए, तो अभी ये पुस्तक तो आपको पता हो गया। इसके अलावा दोस्तों अभी मनन भट्ट ने पुस्तक लिखी थी बालाकोट एयर स्ट्राइक। बालाकोट एयर स्ट्राइक पर वो पुस्तक लिखी गई है। इसके अलावा दोस्तों संजय गुब्बी जी हैं एक, उन्होंने लेपोर्ड डायरीज नाम की एक पुस्तक लिखी है जिसमें उन्होंने लेपोर्ड के बारे में बताया है। कुणाल बसु की पुस्तक आने वाली है एन आइडियल वर्ल्ड। क्या? इन एन आइडियल वर्ल्ड। इन एन आइडियल वर्ल्ड। इसके अलावा अशोक लवासा जी के बारे में अभी कल ही मैंने आपका रिवीजन कराया था, एन ऑर्डिनरी लाइफ इनकी पुस्तक है। अशोक लवासा जी ये ADB के उपाध्यक्ष हैं और भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त हैं। इसके अलावा दोस्तों डॉक्टर C.K. गैरियाली ने बैंक विद ए सॉल नाम की एक पुस्तक लिखी है, बैंक विद ए सॉल। और RBI के पूर्व गवर्नर बिमल जलाल ने दोस्तों द इंडिया स्टोरी नाम की बुक लिखी है। द इंडिया स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको याद रखिएगा, पूछा जाएगा जरूर। इसके अलावा दोस्तों कांति वाजपेयी की एक इंपॉर्टेंट बुक आई थी इंडिया वर्सेस चाइना। इतनी पुस्तकों को आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइड विश्व कप 2020 किसने जीता? तो फाइड वर्ल्ड कप 2021 जीत लिया है दोस्तों जान कार्जेस्टॉफ डूडा ने। जान कार्जेस्टॉफ डूडा दोस्तों ये पोलैंड के खिलाड़ी हैं, इन्होंने फाइड वर्ल्ड कप जीत लिया है। फाइड दोस्तों जो है ये चेस का, ये शतरंज का एक वर्ल्ड कप होता है। फाइड मतलब होता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, तो इसके द्वारा अभी हाल में वर्ल्ड कप जो आयोजित कराया गया है ये 9वां संस्करण था और इसको जीत लिया है जॉन कार्जेस्टॉफ डूडा ने, जो कि पोलैंड के खिलाड़ी हैं। इन्होंने रसिया के सर्जेई कारजाकिन को हराया हुआ है। ये वर्ल्ड कप जो है रूस में ही आयोजित किया गया था, रूस के सोची में आयोजित कराया गया था। अच्छा, शतरंज आया है, शतरंज से रिलेटेड फिर से रिवीजन कीजिए।
अगर आपसे पूछा जाए भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है तो आप बताएंगे विश्वनाथन आनंद, और यही भारत के पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विजेता हैं। अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न का अवार्ड का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। अगर पूछा जाए भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है तो वो है डी गुकेश। अगर पूछा जाए दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है तो वो है अभिमन्यु मिश्रा, भारतीय मूल के अमेरिकी हैं वो। और यहाँ पर देखिए फाइड वर्ल्ड कप किसने जीत लिया, क्रिस्टोफ डूडा ने, पोलैंड के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ के उपराज्यपाल ने पानी माह नामक अभियान शुरू किया? तो अभी हाल ही में लद्दाख के उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर, राधा कृष्ण माथुर जी ने पानी माह नाम का एक महीने का अभियान शुरू किया है, एक कैंपेन शुरू किया गया है इनके द्वारा। ये कैंपेन 1 अगस्त से 31 अगस्त तक चल रहा है। ये जल जीवन मिशन के तहत चलाया जा रहा है। इसके तहत क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जल जीवन मिशन जो है इसको तेजी से प्रमोट करना लद्दाख सेक्टर में, साथ ही साथ लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्वच्छ पानी जो है उसके महत्व के बारे में ग्रामीणों को बताना और उसकी पहुंच भी ग्रामीणों तक प्रदान करना। आर के माथुर जो है दोस्तों ये लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। जब से लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना है यानी जम्मू कश्मीर से अलग होकर के जम्मू कश्मीर और यूनियन टेरिटरी बना है लद्दाख भी, ये दोनों तब से आर के माथुर जी ही लद्दाख के हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में चेंज हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू जी बनाए गए थे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो वर्तमान में कैग हैं वर्तमान में किस नंबर के, 14वें नंबर के वो कैग हैं। और इसके अलावा दोस्तों अभी वर्तमान में अगर पूछा जाए कौन है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो है मनोज सिन्हा जी। ठीक है, चलिए लद्दाख की राजधानी होती है लेह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यूपी SSSC पीईटी की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर यूपीएसआई वीडियो लेखपाल इन सब एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको यूपी स्पेशल जीके तो पढ़ना ही है। आपकी जो सर्च है उसको मैं यहाँ पर खत्म कर दे रहा हूँ सिर्फ एक ई बुक में। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस ई बुक को लेने के बाद। उत्तर प्रदेश जीके और प्लस उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर यहाँ पर है दोस्तों इस ई बुक में। इसमें 1 साल 7 महीनों का यूपी स्पेशल करंट अफेयर है, साथ ही साथ कंप्यूटर प्रश्नोत्तरी भी इसमें दी गई है 200-250 प्लस क्वेश्चंस की। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि यूपी लेवल के जो भी एग्जाम देखे जाते हैं उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस जरूर मिलते हैं। तो आप ये ई बुक MZT ऐप से ले सकते हो। कोई प्रॉब्लम आती है व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप संपर्क करके ई बुक प्राप्त कर सकते हो। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किसने भारतीय महिला हॉकी के कोच पद से इस्तीफा दे दिया? तो दोस्तों अभी हाल ही में सोजर्ड मारिजने ने भारत की इंडिया की जो विमेंस हॉकी टीम है उसके कोच पद से इस्तीफा दे दिया है। ये चीफ कोच थे, 2017 से ही ये इंडियन विमेंस हॉकी टीम के कोच थे और इन्होंने फिलहाल कोच पद छोड़ने की घोषणा कर दी है। ये नीदरलैंड के निवासी हैं और इन्होंने ये बताया है कि इनको घर की याद आ रही है और फिलहाल इनका जो सफ़र था ये ओलंपिक गेम्स के लिए ही था। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक तक के लिए था और अब ये सफ़र हो चुका है कंप्लीट। इन्होंने वाकई में इंडियन विमेंस हॉकी टीम के लिए काफ़ी कुछ अच्छा किया है। इंडियन विमेंस हॉकी टीम 4थे स्थान पर अपना सफ़र खत्म की है ओलंपिक में और ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इस अचीवमेंट के पीछे श्रेय इनको भी जाता है, सोजर्ड मारिजने को। नीदरलैंड की ये निवासी हैं, इसको याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा ज़रूर। अच्छा, इंडियन विमेंस हॉकी टीम की कैप्टन कौन है? वो है रानी रामपाल। इंडियन मेंस टीम के कैप्टन कौन है? मनप्रीत सिंह और रानी रामपाल, इन दोनों का नाम तो आपको बिल्कुल याद ही होना चाहिए। अच्छा, इंडियन मेंस हॉकी टीम और इंडियन विमेंस हॉकी टीम, इन दोनों टीम को स्पॉन्सर किया है ओडिशा गवर्नमेंट ने। ओडिशा एक मात्र ऐसा और कहें पहला ऐसा राज्य बना है जो किसी खेल को स्पॉन्सर किया है। अगला देखते हैं, हाल ही में कैबिनेट सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है राजीव गौबा। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव हैं राजीव गौबा जी। इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। अच्छा, कार्यकाल बढ़ाने का या फिर कार्यकाल घटाने का या फिर कहें नियुक्ति करने का, इसकी सबकी जिम्मेदारी होती है कैबिनेट की नियुक्ति कमेटी की। ठीक है, झारखंड कैडर की ये 1982 बैच के IAS ऑफिसर हैं। ये गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में भी काम कर चुके हैं राजीव गौबा। कुछ और भी दोस्तों सचिव हैं जिनके नाम आपको याद रखना है। 4 तो दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ, 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो कैबिनेट सचिव का नाम आपको याद रखना है, राजीव गौबा जी हैं। एक फॉरेन सेक्रेटरी का नाम आपको याद रखना है, हर्षवर्धन श्रृंगला जी हैं। एक हैं होम सेक्रेटरी, इनका नाम याद रखना है, अजय कुमार भल्ला।
एक है डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार, इनका भी नाम याद रखना है। ये 4 सेक्रेटरीज जो है इनका नाम तो बिल्कुल याद ही होना चाहिए आपको। चलिए बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में। ये थे हमारे आज के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। कैसी लगी है वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताना। अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो, वही क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो जो एग्जाम में पूछे जाएं, कोई भी फालतू के क्वेश्चन नहीं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे डेली मॉर्निंग में नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा दोस्तों कल बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कल आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सरप्राइज आने वाला है। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक में कितने सदस्य देश हैं? अग्नि प्राइम मिसाइल की रेंज कितनी है? आई मेसा योजना किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है? और नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंक करके गोल्ड मेडल जीता हुआ है? इन सभी क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करना। वीडियो अब आप देख लिए हो, जाओ इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। क्विज मिलेगी आपको एमजेटी ऐप पर, वहीं पर आपको दोस्तों इसकी डिटेल वाली ये पीडीएफ मिल जाएगी। अच्छा, आप वन लाइनर के रूप में क्विकली रिवीजन करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पर जाइएगा, आप एमजेटी एजुकेशन लिख करके सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा हमारा चैनल। ज्वाइन करना है आपको। वहां पर वन लाइनर ग्रुप में हिंदी में अलग और इंग्लिश में अलग क्विकली रिवीजन कराया जाता है, तो आप लोग मात्र 1 मिनट में ये 10 क्वेश्चन तुरंत रिवाइज कर सकते हो। चलिए वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।